All right. Good evening, everybody. So today we'll be starting with foreign exchange, right? So what is foreign exchange? When $1 is equal to when $1 is equal to, let's just say hypothetically 60 rupees, 60 rupees, then we say that दो countries के बीच में we are having an exchange rate, एक्सचेंज ऑफ करेंसीज, ठीक है, दैट इज योर फॉरेन एक्सचेंज रेट। जिस मार्केट में ये हो रहा है उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और इन शॉर्ट वी कॉल इट फॉरेक्स। एंड इट इज बिटवीन टू कंट्रीज के जो करेंसी का एक्सचेंज रहता है उसके बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर, राइट। सो फर्स्ट थिंग वी गोना बी टॉकिंग अबाउट ओवर हियर इज how this $1 became 60 rupees. There are two main ways of understanding how to determine the exchange rate. First is your fixed exchange rate, and the other is flexible exchange rate. और इन दोनों के बीच में एक और एक्सचेंज रेट आता है जिसको हम बोलते हैं, आपने सुना होगा, मैनेज्ड फ्लोटिंग, राइट। उससे भी पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट $1.60 जिसको मैंने बोला कि एक्सचेंज रेट है, उसको हम फ्लोट रेट भी बोलते हैं। वी एज इन व्हाट रेट ऑफ एक्सचेंज इज फ्लोटिंग इन द मार्केट इज योर फ्लोट रेट। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरिटी वैल्यू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरिटी वैल्यू। ठीक है जी, एक करेंसी किस रेट पे दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज हो रही है उसको हम पैरिटी वैल्यू भी बोलते हैं, राइट। और अब इसके तीन मेथड, सबसे पहला जो बहुत सालों से चलता आ रहा है उसका नाम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, बहुत पहले, ठीक है, इसको हम थोड़ा बाद में करेंगे। उसके बाद जो अब रीसेंट टाइम्स में चलता है उसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन दीज मेथड। तीसरा वाला मैनेज फ्लोटिंग है, वो भी इसके राम राम से एंड में हम इसको करेंगे। सबसे पहले फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है? ही सेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का पहले तो दूसरा नाम है फ्लोट रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है जी, फ्लेक्सिबल, जो कि मार्केट में चल रहा है। इसको समझने के लिए वी से दैट देर आर टू मेन थिंग्स। वन वी हैव इज डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। ध्यान से देखेंगे, दिस इज योर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। लेट्स जस्ट से फॉरेन करेंसी आज की डेट में $1.50 पे है, तो आई डिमांड दिस मच क्वांटिटी। The second he says is the demand is has increased, dollar rate has increased to let's say 60। सोच के देखो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ डोमेस्टिक कंट्री, यहां पर हम किसकी बात करेंगे? डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करेंगे। डोमेस्टिक इकोनॉमी में अब मेरे को एक्सचेंज रेट मेरा महंगा हो गया है, सो आई विल डिमांड lesser quantity of the forex. So this is my foreign exchange rate from the point of view of demand। मैं क्या करूंगी? मैं डिमांड क्या, जब जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, यहां मैंने एक्सचेंज रेट लिया है, यहां मैंने क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फॉरेक्स ली है, डोमेस्टिक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल डिमांड लेसर करेंसी। अगेन, आपने लास्ट क्लास में मेरे साथ क्या किया था? आपने किया था, थोड़ा सा मैं उसको रिलेट कर रही हूँ, बीओपी। बीओपी में हम बात करते थे आउटफ्लो की। बीओपी में हम बात करते थे दैट आउटफ्लो मींस आई नीड टू मेक अ पेमेंट, मींस आई नीड टू डेबिट माय ट्रांजैक्शन। तो अब ये जो हम डिमांड की बात करते हैं, आई हैड टू मेक अ पेमेंट अब्रॉड, मैं बाहर घूमने जाना चाहती थी, मुझे बाहर कोई पेमेंट करनी थी, सो तभी मैं डॉलर डिमांड कर रही हूँ। क्योंकि जब भी हम किसी और कंट्री को कोई पेमेंट कर रहे हैं, बाहर घूमने जाते हैं, जब आप घूमने जाते हो तो आप क्या करते हो? अपने पासपोर्ट पे डॉलर खरीद रहे हो। अगर आप यूएस जा रहे हो, आप डॉलर खरीदोगे, तो आप डिमांड कर रहे हो डॉलर। सो दिस इज ऑलवेज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द
domestic economy. On the other side, we talk about the supply for forex. This goes upwards, the supply for forex. So this quantity supplied of forex, and this is the exchange rate. जब $1.50 का था हमारी कंट्री के अंदर, इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, तो पॉइंट ऑफ व्यू किसका सोच के चलेंगे हम? फॉरेन कंट्री का सोच के चलेंगे। फॉरेन कंट्री क्या सोचेगी कि भैया ठीक है, $1.50 था, जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, $1 कितना हो गया? 60। उसको लगता है यार इंडियन रुपी हैज बिकम मोर प्रॉफिटेबल फॉर मी, उसको ₹10 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, मैं इसको अगर चलो 40 कर देती हूँ, पहले वो 2 चिप्स के पैकेट खरीद पा रहा था ₹20 में, अब 3 खरीद पा रहा है। उसको लगता है भले भले ये तो बड़ी अच्छी सिचुएशन है, मैं ज्यादा इंडिया में ही इन्वेस्ट करता हूँ, वो अपनी सप्लाई बढ़ा देगा। अगेन समझने की कोशिश करें पिछले वाले चैप्टर के साथ, यहाँ हमारा था इनफ्लो, पैसा आना है, किस चीज की हमने रिसीट करनी है, बाहर के बंदे ने पेमेंट करनी है, आई अंडरस्टैंड उल्टा चल रहा है, बट हम अपनी कंट्री के साथ सोचेंगे। और तीसरा क्रेडिट होगा ये आइटम, सप्लाई। दिस गाइस, ठीक है, is expansion of demand and supply, and this is contraction of demand and supply. क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ने या घटने से एक कंट्री के अंदर डिमांड और सप्लाई क्या करती है? एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है जी, दिस इज व्हेन इन द इफ इन द पेपर यू विल सी यू गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि अगर वैल्यू ऑफ डॉलर बढ़ जाता है, ठीक है जी, तो इंपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट होगा, एक्सपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट होगा, वो सारे क्वेश्चंस आपने यहां से करने हैं। ठीक है, ये डिमांड और सप्लाई के साथ इंपोर्ट हमने कराना है अपनी कंट्री में, अगर हमने इंपोर्ट करना है वी विल डिमांड डॉलर, तो अगर $1.50 से 60 हो गया, ठीक है, मेरे को महंगा पड़ रहा है डॉलर खरीदना, मैं इंपोर्ट कम करूंगी। लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिख रहा है आपको? राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी एक्सपोर्ट हम बाहर करते हैं, बाहर वाले लोगों के लिए $1.40 से जब 60 हो उनको ज्यादा बेनिफिशियल लगा, दे आर गेटिंग मोर रुपीज इन $1, हेंस जब $1.40 से 60 होगा हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। सो एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दे विल कम फ्रॉम हियर। ठीक है जी, सो wherever these demand and supply meet in the economy, wherever the demand and supply in the economy meet, that is your point of equilibrium. So ये दोनों यहां मीट कर रहे हैं, तो ये हमारा सेट हो गया एक्सचेंज रेट। ध्यान से देखेंगे, wherever the demand and supply for the economy, market force of demand and supply meet, that is my $1.65 इतनी क्वांटिटी। क्लियर? तो ये हमारा एक्सचेंज रेट यहाँ पर इक्विलिब्रियम। गाइज ना यहाँ क्या हो जाएगा, अगर $1.66 हो जाएगा देर विल बी एक्सेस ऑफ सप्लाई, और अगर कम हो जाएगा देर विल बी शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, या फिर आप इसको कह सकते हैं एक्सेस ऑफ डिमांड, ज्यादा लोग डिमांड करने लग जाएंगे। ठीक है जी, सो this is how the demand and supply, or the market forces of demand and supply meet and result in an equilibrium, which is the equilibrium rate of exchange at the market forces meeting. ठीक है जी, wherever they meet. So अगर मेरा क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन आना मुश्किल है, हाउ इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटर्मिन्ड? इट इज डिटर्मिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो द एक्सचेंज रेट इज a function of demand comma supply of forex. ठीक है जी, it is dependent on demand and supply, factors affecting demand and supply। ये जो दो केसेस मैंने आपको बताए, इसको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बट जब क्वेश्चन आपका इक्विलिब्रियम का भी आ गया, जब वो आपसे पूछता है कि
चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई। तो इसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच इफेक्ट डिमांड, कि हम कब डिमांड करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच इफेक्ट सप्लाई। जैसे अगर मैं इसके डिमांड के एग्जांपल्स की बात करूं, पहला, यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ सम इंटरनेशनल लोन। आपने कोई, इंडिया ने बाहर की कोई जापान से लोन ले रखा था, पैसा देना है, यू नीड टू मेक अ पेमेंट, हमारी कंट्री से पैसा बाहर जाएगा। सम गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, सम डोनेशंस यू आर सेंडिंग अब्रॉड। नेपाल में क्या कहते हैं, फ्लड्स आ गए, यू आर हेल्पिंग द फ्लड विक्टिम्स, आपने यहाँ से कुछ भेजे हैं ग्रांट्स, है ना, उन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए कोई गिफ्ट्स भेजे हैं, राइट। पेमेंट्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज, मेरी एक फैक्ट्री है जिसके अंदर मैंने एक नई मशीनरी इंस्टॉल की है, सो आई आस्क द पीपल इन रशिया, जहां से मैंने मंगाई थी, कि प्लीज मुझे यहाँ पर अपने बंदों की सर्विसेज भेज दो, मतलब आई वांट समवन, आई वांट टू हायर समवन, या वहां से ऑनलाइन मेरे को सर्विसेज चाहिए आपकी। तो एनी फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से जो मेरे को बाहर पेमेंट करनी है उस चीज की, रशिया को मुझे पेमेंट करनी है फॉर द सर्विसेज दे हैव प्रोवाइडेड मी। Some investments, I bought a flat in Dubai, investments in rest of the world। ठीक है जी, और क्या है, some direct purchases abroad। ठीक है, उसके बाद 6, import from rest of the वर्ल्ड। ये सारे के सारे मेरे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो मेरी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है जी। सिमिलरली हमारे पास यहाँ सप्लाई में भी आते हैं, सप्लाई में भी आते हैं। सप्लाई के क्या है, ध्यान से देखेंगे, सप्लाई के फैक्टर्स मेंशन करेंगे। प्लीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पे जो मेंशन कर रही हूँ, FDI, FII। देखो ध्यान से, मैंने जब इधर बात करी थी, जब मैंने इधर बात की थी, मैंने किया था इन्वेस्टमेंट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन में जब भी आपको FDI आता है, वो सप्लाई साइड का देखेंगे, FDI हमारी कंट्री में हो रहा हो। अदरवाइज मैं वर्ड क्या यूज करूंगी, इन्वेस्टमेंट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आई जनरली डोंट टॉक अबाउट FDI लाइक दैट। सेकेंड क्या है हमारे पास, ग्रांट्स and donations from ROW, from rest of the world. Third, exports, ठीक है, ऑफ द कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। गुड्स बाहर भेजूंगी, पैसा मेरी कंट्री में आएगा, मुझे रिसीट करना है। नेक्स्ट, लोन्स फ्रॉम ROW, बाहर के देशों से लोन आया है, लायबिलिटी है, एसेट है, वो गवर्नमेंट बजट में पड़ा था। ठीक है जी। करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, वो आप BOP में पढ़ रहे थे। यहाँ हम पूछ रहे हैं पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है करेंसी, या हमारी कंट्री से हमारा पैसा जा रहा है। इनकम, रिसीट, ये फैक्टर इनकम्स हैं। अगर मैंने कोई रिसीट किया, आई एम टीचिंग अ चाइल्ड इन द US, उससे मुझे फीस इंडिया में आ रही है, रिसीट हो गया वो मेरा। ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्ट परचेजेस, जो उधर भी था इधर भी दिया है मैंने, डायरेक्ट परचेजेस ऑफ गुड्स फ्रॉम आवर कंट्री, फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री टू बाहर चल जाएगा। सो ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ सप्लाई। अब मेरी बात सुनो, लास्ट ईयर का डिमांड और सप्लाई का चैप्टर हो गया ये सुनने वाली बात। अब इनमें अगर कोई चेंजेस आती हैं, उसकी वजह से देयर इज अ चेंज इन द or the shift in the demand and supply. So I have, guys, 4 cases here. I have 4 cases here, देखिए ध्यान से। एक केस में मैं डिमांड को इंक्रीज करूंगी,
एक केस में मैं डिमांड को डिक्रीज करूंगी, एक में हम सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, एक में हम डिमांड को इंक्रीज सप्लाई को डिक्रीज करेंगे। चलिए, तो अगर मैं पहले दो केसेस के बारे में बात करूं, ठीक है जी। फर्स्ट केस में अगर मेरी डिमांड इंक्रीज होती है, सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड इंक्रीज होती है, तो नॉर्मल देखो, ये है मेरी डिमांड, ये मेरा सप्लाई है, ये मेरा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। लेट्स जस्ट से ये दिस इज $1.50, ठीक है, इक्विलिब्रियम एंड ये क्वांटिटी। अब डिमांड इंक्रीज क्यों हो रही है, लेट्स जस्ट से इनमें से कोई भी एक फैक्टर, हमने कोई पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लोन करना है, ठीक है, गिफ्ट्स या ग्रांट्स भेजने हैं बाहर, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज करनी है, मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है अब्रॉड, तो उसकी वजह से देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट, ध्यान से देखेंगे, देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन माय डिमांड कर्व। आ रही है बात समझ में? राइटवर्ड शिफ्ट इन माय डिमांड कर्व, ये हो गया जी राइटवर्ड शिफ्ट डी डैश, जिसकी वजह से नया इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी हो गया ई डैश, और मेरा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट $1 से हो गया, $1.50 से हो गया 60। दिस गोइंग अप, दिस गोइंग अप becomes what? This becomes a depreciation of domestic country, and on the contrary it is appreciation of domestic foreign country। तो दोनों आपस में ऑपोजिट्स होंगे। आ रही है बात समझ में? चलिए, ऑन दी अदर साइड, अगर मेरी इकोनॉमी के अंदर किसी रीजंस की वजह से डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी कम हो जाती है, हम बाहर से इंपोर्ट कम करा रहे हैं क्योंकि मे बी हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी करी है और हम खुद ही बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, या फिर देर इज नो नॉट मच, देयर इज अ चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ पीपल एंड नाउ पीपल आर producing they are now, not going and studying abroad, or kids are not people are not traveling too much abroad, है ना, उसकी वजह से डिमांड फॉर डॉलर लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जिसकी वजह से नया इक्विलिब्रियम ई डैश ये आ गया $1.40। दिस माय डियर इज अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड ऑन द अदर साइड डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन कंट्री। ठीक है जी, सेम केसेस अगर हम चलते रहेंगे, ये सप्लाई और डिमांड, सप्लाई में चलेंगे, ठीक है जी। क्या है सप्लाई का? ये मेरा सप्लाई है, ये मेरा डिमांड है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी $1.50, $1.50 सप्लाई डिमांड। अब मैं चेंज करूंगी क्या? सप्लाई, ठीक है, वट एवर रीजन्स की वजह से अगर सप्लाई बढ़ जाती है, पॉलिटिकल रीजंस, रिसेंटली मोदी जी मेड लॉट ऑफ एफर्ट इन गेटिंग अदर कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, तो उसकी वजह से सप्लाई ऑफ फॉरेक्स बढ़ गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स इन एफडीआई हमारी कंट्री में बढ़ गए, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है, $1 हो गया 40। दिस इज अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। ऑन द अदर साइड, अगर हमारी कंट्री के अंदर बहुत अनरेस्ट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, नो वन वुड वांट टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, दिस इज सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट, $1.55। दिस इज व्हाट? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी कंट्री के अंदर ये डेप्रिसिएशन वाले केसेस बहुत ज्यादा हैं, ध्यान से देखेंगे, यहाँ और यहाँ हमारे पास है ये, अगर डिमांड इंक्रीज होती है, अगर सप्लाई लेफ्टवर्ड डिक्रीज होती है, तो दिस इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। अगर डिमांड कम करते हैं और सप्लाई ज्यादा होती है, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। सो डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में वैल्यू ऑफ फॉरेक्स इंक्रीजेस,
ठीक है, प्राइसेस और इंक्रीज, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन में कम हो जाती हैं। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस में डिमांड चेंज होने की वजह से हो रही है, वहां सप्लाई चेंज होने की वजह, डिमांड इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज, और अप्रिसिएशन हो रही है डिमांड डिक्रीज और सप्लाई इंक्रीज। ऐसे कर कर आपकी बुक के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस दिए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। बट अब लॉजिक सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो बात कर रहा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, ठीक है, सो हम इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई कर्व्स देखते हैं, जिसके अंदर एक्सचेंज रेट को देखा जाता है। फर्स्ट चेंज क्या आ रहा है, एक्सचेंज रेट में चेंज आने की वजह से क्या चेंजेस हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में, तो हम सिर्फ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। ऑन द अदर साइड, अगर क्वेश्चन में पहले आपको देता है कि डिमांड और सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज, एफडीआई बढ़ गया, एफआईआई बढ़ गया या घट गया, इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड ज्यादा होने लग गई, बच्चे मेडिकल टूरिज्म के लिए बाहर लोग बहुत जाने लग गए, तो पैसा बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट दिमाग लगाकर आप डिमांड या सप्लाई का देखेंगे। उसके बाद आप देखोगे एक्सचेंज रेट पे क्या इंपैक्ट आया है, जिसकी वजह से अप्रिसिएशन हुई है, डेप्रिसिएशन हुई है। आई गिव यू स्मॉल क्वेश्चन, इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट अब्रॉड, ए पार्ट, what is the effect on the BOP account? Indian investor investing abroad, it is a payment to be made by the Indian investor, it is going to be a debit in the capital account because it is an investment made by the Indian resident. In the current account, debit. 2 मार्क मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स में, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब वो पूछ रहे उसका इफेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या होगा। तो अगर हम डिमांड ज्यादा करेंगे, ये एंटायर डायग्राम एक्सप्लेनिंग कि बिकॉज हम डिमांड ज्यादा, बिकॉज हमने इन्वेस्टमेंट बाहर करी है, वी नीड टू मेक अ पेमेंट दैट हैज टू बी मेड इन डॉलर्स, वी विल डिमांड डॉलर्स व्हिच विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, फिर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज, ड्रॉ द डायग्राम, show the rightward shift, show the movement of the equilibrium and the exchange rate, and then please do mention, as we can see in the above case, $1 has shifted from 50 to 60, hence there is a depreciation of the domestic currency, and that is what he was asking. 4 मार्क्स उसके मिल जाएंगे। 6 मार्कर क्वेश्चन ये पूरा यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो फॉलो करो, पहले डिमांड में या सप्लाई में कोई चेंज आने की वजह से व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन डेप्रीसिएशन ऑन द करेंसी, ही इज आस्किंग कि एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है घट रहा है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में जो मैं आपको बता रही हूँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, वो कह रहा है एक्सचेंज रेट में चेंज आया है, उसकी वजह से आपको इंपोर्ट बढ़ाना है घटाना है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन गाइस, ठीक है जी। क्या है ये, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और ये है इंक्रीज डिक्रीज, नीचे वाला इंक्रीज डिक्रीज शिफ्ट, ठीक है। दिस इज ऑल दोस एनालिटिकल क्वेश्चंस, केस स्टडीज, दे ऑल कम फ्रॉम हियर, राइट। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को खत्म कर लिया। आर नेक्स्ट एजेंडा ओवर हियर इज शिफ्टिंग टू द, प्लीज अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के भी क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। उसके बाद अब हमारा आता है ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या स्टोरी कहता था, ये रहा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट की स्टोरी ये थी, बहुत साल पहले फिक्स एक्सचेंज रेट चलता था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। उसमें पहला टाइप, इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड, इट वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम जिसके अंदर हमने ये किया था, हर कंट्री के पास अपना अपना गोल्ड था, उनके पास रिजर्व्स बनाकर इकट्ठी की हुई थी, और हर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अपने गोल्ड रिजर्व्स को मैच करती थी, सेट करती थी कि किसके पास कितनी है, और फिर एक्सचेंज रेट सेटल होता था। लेट्स जस्ट से आई एम इंडिया एंड यूएसए, 2 कंट्रीज हैं, मेरे पास 5 किलो सोना है, यूएसए के पास 10 किलो सोना है, सो आवर एक्सचेंज रेट बिकम्स 2:1। आई नीड टू पे 2 ऑफ माई करेंसी टू गेट 1 ऑफ $1, राइट, बिकॉज मेरे पास 5 है, उसके पास 10 है। तो ये सिस्टम चलता रहा काफी देर बाद। उसके बाद ये लोग बैठे ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन वुड्स एक जगह का नाम है इन द यूएस, ब्रेटन वुड्स में बैठे इन्होंने कॉन्फ्रेंस किया, उसके अंदर इन्होंने एक नया सिस्टम निकाला, जिसमें उन्होंने सोचा कि एक कंट्री को बीच में रख दिया जाता है एंड लेट ऑल दी अदर कंट्रीज peg their dollar or peg their gold reserves with that one main country, so that this becomes easier. So बीच में उस कंट्री को, यूएस को रखा गया, और हर कंट्री एडजस्ट करती थी अपना स्टैंडर्ड रेट, गोल्ड एक्सचेंज रेट एडजस्ट करती थी विद द यूएस।
इसको हम पेगिंग सिस्टम भी कहते हैं। उसमें क्या था, हर कंट्री अपने अपने गोल्ड की मिंट मिंट इसको मिंट वैल्यू भी बोलते थे। गोल्ड को मिंट करते थे कि मेरे पास कितना है, तेरे पास कितना है, और एक दूसरे के साथ सेटल कर लेते थे। बट ये दोनों बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं थे, क्योंकि इनको टाइम टू टाइम चेंज किया जाता था, क्योंकि वो फिक्स्ड रहते थे। लाइक 6 मंथ्स के लिए फिक्स्ड है, फिर हर कंट्री एक दूसरी कंट्री के साथ देखेगी तेरे पास कितना है, मेरे पास कितना है, उसके बाद फिर वो चेंज होगा। सो इसमें स्पेकुलेशन का या वेंचर कैपिटलिस्ट का कोई काम नहीं रहता था। सो दे हैड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ देयर ओन, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम देयर इन द बुक आल्सो। तो अपनी अपनी कंट्री का मेरिट और डीमेरिट सिस्टम चलता था। तो सॉरी, एक्सचेंज रेट का, फिक्स्ड का, डीमेरिट्स कुछ थे और कुछ मेरिट्स भी थे। ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं थी तो ट्रेड इजी हो सकता था, बट स्पेकुलेशन नहीं होने की वजह से मूवमेंट ऑफ द करेंसीज या इधर उधर ज्यादा फर्क नहीं था। हर कोई अपना गोल्ड अपनी जगह लेकर बैठा था। देयर वाजंट एनी मूवमेंट ऑफ ऑल दैट। तो फिक्स्ड को खत्म कर दिया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और फिर आया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो कि आज तक रिकॉग्नाइज्ड है, राइट। उसके बाद जैसे फिक्स एक्सचेंज रेट खत्म हुआ, अब काफी बारी सरकार को लगता था कि यार ये तो फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कब से कहीं भी कहीं नंबर पे पहुंच जाएगा या एकदम से कम हो जाएगा, तो हमें कहीं ना कहीं इंटरवीन करना पड़ेगा। सो तभी दे केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग इज अ कॉन्सेप्ट, काफी बुक्स के अंदर अगर आप देखेंगे मैनेज फ्लोटिंग को फिक्स एक्सचेंज रेट के अंडर माना जाता है, और काफी सारी बुक्स उसको अलग मानती है। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर भी वी गॉट टू कॉन्सेप्ट्स। ही सेड दैट अब क्या है कि मेरे पास मार्केट का एक्सचेंज रेट चल रहा है, सरकार कहती है मार्केट में जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा है ठीक है, बट मुझे अगर कुछ सेटल करना है या कंट्रोल करना है तो मैं कैसे करूंगी। तो उन्होंने बनाए दो तरीके। एक तरीके के अंदर जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा था, जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा था, लेट्स जस्ट से यहाँ चल रहा है $1, इसको हम ले लेते हैं 50। तो दी आरबीआई सेड, द गवर्नमेंट सेड दैट मुझे अगर सेट करना है एक्सचेंज रेट एट अ रेट हायर देन द रेट ऑफ एक्सचेंज, ये है मेरा सप्लाई, ये है मेरी डिमांड, तो सरकार ने सेट कर दिया इसको $1.55। अब ये कैसे करेगी $1.50 से 55? दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, राइट। उन्होंने ये सेट कर दिया 55 पे। इसको अगर आपने पहले कभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसको प्राइस बाइंडिंग या प्राइस फ्लोरिंग भी कहा जाता था। दिस इज प्राइस लेजिस्लेशन। सरकार ने एक सेट कर दिया बाइंडिंग प्राइस कि मैंने अब इसको 50 से 55 कर दिया है। उस केस के अंदर यहां हो जाएगी एक्सेस ऑफ सप्लाई। एक्सेस ऑफ सप्लाई का मतलब फॉरेनर्स को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बाहर की कंट्री इट इज बिकम मोर प्रॉफिटेबल, ये वाला केस, ठीक है जी। तो हम करते भी $1.50 से 55 क्यों है? सो दैट वी कैन इंक्रीज आर एक्सपोर्ट्स, मोर पीपल फ्रॉम बाहर की कंट्रियां विल वांट टू इन्वेस्ट इन आर कंट्री। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड devaluation, guys. It is almost same as depreciation only, but here there is government intervention. There was a question in the sample papers which said devaluation and depreciation is one of the same things, full stop, explain. So obviously they are similar but not same. So you write down they are similar concepts but not the same, and you have to give the differences between the two, right? चलिए, उसके बाद दूसरी तरफ हमने बात करनी है रीवैल्यूएशन की। जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज मार्केट के अंदर चल रहा है, सरकार कहती आई वांट टू सेट इट अ लिटिल लोअर देन द रेट ऑफ एक्सचेंज इन द मार्केट। ध्यान से देखेंगे, ये सप्लाई है, ये डिमांड थी, तो मैंने इसको सेट कर दिया एट अ रेट लोअर देन द एक्सचेंज रेट। $1 मैंने कर दिया 45। दिस सीम्स प्रीटी फूलिश कि कम
सीम्स वेरी लॉजिकल, बट आज की डेट में ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा फुलिश लगता है कि कौन अपनी करेंसी के रेट को बढ़ाना चाहेगा, पर हमने ये किया है 3-4 बार। 1991 में भी हमने अपने आप को डीवैल्यू किया था, क्योंकि हमारे बीओपी का सिचुएशन बहुत माड़ा था, हमारा फिस्कल डेफिसिट था, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। सो हमने अपने आप को डीवैल्यू किया कि बाहर की कंट्रीज हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें। ये सिचुएशन हम तब कर सकते हैं अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमारा एक्सचेंज रेट बहुत अच्छा चल रहा है तो हम रीवैल्यू कर लें। आज तक हमारी कंट्री ने रीवैल्यूएशन नहीं किए है। यहाँ हमारे पास एक्सेस ऑफ डिमांड हो जाएगी, हमारे पास पैसा ज्यादा है, हम बाहर की कंट्री से ज्यादा सामान मंगा सकते हैं। Right, so this is your revaluation in such a case, both these cases, जब excess supply और excess demand हो जाएगा, तो obviously तो बहुत सारे देश बाहर से हमारी कंट्री में, इस केस की मैं बात करूं, करेंगे इन्वेस्टमेंट, पर हम उस सप्लाई को होल्ड करके रखते हैं ताकि एकदम से, क्यों, ध्यान से देखिए, अगर मैंने क्या कहते हैं एक्सेस सप्लाई करा दिया, उसके बाद एकदम से बहुत सारे लोग सप्लाई हमारी कंट्री में करेंगे, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और फिर मैं इवेंचुअली फिर इक्विलिब्रियम पे वापस आ जाऊंगी। तो हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आए, एंड इवेंचुअली धीरे धीरे करके सप्लाई बढ़ेगा और हमारी कंट्री में पैसा आ जाएगा। ठीक है जी, बट ऐसा सिनेरियो क्या कहते हैं बहुत कम देखा जाता है। ठीक है, सो कभी कभार जो ये सरकार करती है, दिस इज योर इवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन, गाइस, इसके डिफरेंसेस बहुत जरूरी हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। जो रेट ऑफ एक्सचेंज अभी के अभी चल रहा है और जिस रेट पे मैं अभी ट्रांजैक्शन कर रही हूँ उसको स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, और जिस मार्केट में कर रही हूँ उसको स्पॉट मार्केट कहते हैं। और जिस रेट पे मैं 3 महीने बाद, अगर मेरा तुम्हारा डील चल रहा है, मैंने कहा 3 महीने बाद आई विल गिव यू फॉर दिस $1.50, जो भी मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज आपसे फॉरवर्ड की मार्केट, फ्यूचर में जाके मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको हम फॉरवर्ड मार्केट या फ्यूचर मार्केट कहते हैं। देन देर आर लॉट ऑफ फंक्शंस विच कम अंडर एक्सचेंज रेट। पहला फंक्शन फॉरेन एक्सचेंज रेट का है ट्रांसफर। अभी आपने देखा होगा लॉट ऑफ किड्स गो टू स्टडी अब्रॉड, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन, सो देयर पेरेंट्स सेंड मनी टू देम वाया फॉरेक्स मार्केट, मास्टर यूनियन, ऐसे करके बहुत सारे, पॉल मर्चेंट्स, ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स हैं या एजेंट्स हैं जो ट्रांसफर करते हैं पैसे आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। फॉरेक्स मार्केट हेल्प करती है। सेकेंड इज योर क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन इज 2-3 महीने के लिए हमें काफी बार, जैसे जब लोन वगैरह चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, हम पैसे क्रेडिट पे ले सकते हैं, और हमारे को फॉरेक्स मार्केट हेल्प करती है क्रेडिट पे देने के लिए। जैसे मुझे आईफोन्स मंगाने हैं यूएस से, आई नो दैट पर्सन देयर, तो मैंने फॉरेक्स मार्केट के थ्रू उसके साथ बोला, भैया मैं तेरे को 3 महीने बाद पैसे दे दूंगी, तो क्रेडिट पे हो गया। शॉर्ट टर्म लोन टाइम्स गोज टू कैपिटल अकाउंट ओनली, ट्रेड क्रेडिट्स हमने वहां पढ़ा था। अब मैंने तो कर लिया, लोन ले लिया, तो हमारे को आज पता है $1.82 चल रहा है। 3 महीने के बाद का क्या सिचुएशन, सो मेनी टाइम्स, सो मेनी थिंग्स विच आर इन योर हेड, ट्रम्प आने वाला है जी, यू नो दिस इज कॉल्ड जियो पॉलिटिक्स, है ना, ऑल दोस थिंग्स हैपनिंग, लॉट ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। सो डॉलर का रेट का पता ही नहीं, 3 महीने बाद ये $1 अगर 89 हो गया, मेरी तो धज्जियां उड़ जाएंगी ना, मेरे को तो 82 पे में। तो हम उस कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट लेते हैं हेजिंग फंक्शन का। हेजिंग फंक्शन के अंदर क्या किया जाता है, मैं, नेहा और मिस्टर एक्स जो कि यूएस में बैठे हैं, हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है कि भाई देख, आज $1.82 चल रहा है, मैंने तेरे को 3 महीने बाद देना है, तो मैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट रेट के हिसाब से, ठीक है जी, 84 पे आई विल टेक इट। मुझे भी डर लग रहा था, ट्रम्प आने वाला था, रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मैं तेरे को 3 महीने बाद $1.84 पे दूं, चाहे अब वो 89 हो जाए, चाहे वो को 80 ही रह जाए, ट्रम्प हार गया तो, या जो भी whatever। तो इसको कहते हैं हेजिंग फंक्शन, वेयर आई मिटिगेट माई रिस्क ऑफ द फ्लक्चुएशंस व्हिच आर गोइंग टू बी हैपनिंग इन द एक्सचेंज रेट्स। सो दिस इज कॉल्ड योर हेजिंग फंक्शन। क्या होता है क्या नहीं होता मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऑब्वियसली मुझे दुख होगा अगर 80 हो जाएगा, 89 होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, चल मेरे पैसे बच गए। तो जस्ट टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है, फ्यूचर में बहुत ज्यादा आगे ना चली जाए। सो दिस इज अबाउट दिस चैप्टर एंड foreign exchange में anybody who has doubts can take them after in a while. So um,
Tomorrow's class we'll be doing money chapter. All right. So